नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी के सेकंड पेपर नीति शास्त्र एथिक्स को पढ़ाऊंगी और आज हम बात करेंगे कांट के नीति शास्त्र पर। इमैनुअल कांट, जो कि जर्मन दार्शनिक थे, कांट ने समय समय पर प्रकाशित अपनी अनेक पुस्तकों में दर्शन की लगभग सभी मूल समस्याओं का बहुत गंभीर विवेचन किया है। जैसे उन्होंने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में ज्ञान मीमांसा संबंधी विषयों पर विस्तार पूर्वक विचार किया। इसी प्रकार अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का मुख्य उद्देश्य सौंदर्य शास्त्र की मूल समस्याओं का विवेचन करना रहा है। इसके अतिरिक्त क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स आदि पुस्तकों में उन्होंने नैतिक दर्शन की मूल समस्याओं का विस्तृत विवेचन किया है। कांट के नैतिक दर्शन को या नैतिक सिद्धांत को निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत या कर्तव्यमूलक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उनके मतानुसार किसी कर्म का नैतिक मूल्य उसके परिणामों के द्वारा नहीं, बल्कि उस कर्म के मूल में निहित मनुष्य की विशुद्ध कर्तव्य चेतना के द्वारा ही निर्धारित होता है। यही कारण है कि जो कांट हैं वो परिणाम निरपेक्ष नैतिकता संबंधी मान्यता के समर्थक रहे हैं। कांट के संपूर्ण नैतिक दर्शन की जो आधारभूत मान्यताएं हैं वो ये हैं। जैसे पहला तो उनकी ये मान्यता है कि नैतिकता मनुष्य की इच्छाओं, भावनाओं या प्रवृत्तियों पर आधारित न होकर उसकी विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर ही आधारित होती है। दूसरा, मानवीय कर्मों के परिणामों का उनके नैतिक मूल्य के निर्धारण से कोई संबंध नहीं है। कांट के मतानुसार वही नियम वास्तव में नैतिक नियम है जो सार्वभौमिक हो। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल हो, अर्थात जो समान परिस्थितियों में सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होते हों, वही नियम वास्तव में नैतिक नियम है। एक अन्य मान्यता यह है कि ऐसे जो सार्वभौमिक नैतिक नियम है उनका उद्गम मनुष्य की परिवर्तनशील भावनाएं, प्रवृत्तियां या इच्छाएं नहीं है, बल्कि केवल बुद्धि ही हो सकती है, जो प्रत्येक सामान्य मनुष्य में विद्यमान रहती है और जो उसे अन्य सभी प्राणियों से पृथक भी करती है। दूसरे शब्दों में कांट के अनुसार नैतिकता का मूल आधार कोई ऐन्द्रिक अनुभव न होकर केवल बुद्धि ही है, जो नैतिक नियम को सार्वभौमिक रूप प्रदान करती है। वे जोर देके कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में इस सार्वभौमिक नैतिक नियम का अपवाद संभव नहीं है। इस प्रकार कांट ने मानव जीवन में बुद्धि को सर्वाधिक महत्व दिया और उनके नैतिक दर्शन में कठोर बुद्धिवाद का चरम विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं उनके दर्शन में प्रतिपादित शुभ संकल्प की। क्या है शुभ संकल्प, उसका स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है। अपने नैतिक दर्शन में कांट ने सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपने आप में शुभ है और जिसका शुभत्व देश, काल, परिस्थितियों और मनुष्य की भावनाओं या इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, यानी कि जो सर्वत्र और सर्वदा यानी हमेशा के लिए और हर जगह निरपेक्ष रूप से शुभ है। इस प्रश्न के उत्तर में उनका कहना है कि केवल शुभ संकल्प ही ऐसा निरपेक्ष और अप्रतिबंधित शुभ है। अप्रतिबंधित जिसका कोई प्रतिबंध नहीं है। उनके मतानुसार संकल्प मूलतः बौद्धिक होने के कारण संवेग, भावना, इच्छा, प्रवृत्ति आदि से पूर्णतः भिन्न है। बुद्धि ही संकल्प का उद्गम है, अतः संकल्प वो बुद्धिमूलक तत्व है जो मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि संकल्प का अर्थ मनुष्य की क्षणिक इच्छा मात्र नहीं है, बल्कि किसी कर्म को करने का उसका दृढ़ विनिश्चय है, जिसके कारण वह उस कर्म को करने के लिए यथासंभव सभी साधन एकत्र करने का प्रयास करता है। इस प्रकार कांट ने शुभ संकल्प के अनुसार कर्म करने के लिए यथासंभव यानी जितना भी संभव हो सके समस्त साधनों का उपयोग करना बहुत आवश्यक माना है। अब जैसा कि हमने कहा कि उनका ये कहना है कि केवल शुभ संकल्प ही निरपेक्ष और अप्रतिबंधित शुभ है, तो इस संबंध में कांट ये भी कहते हैं कि
विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर आधारित संकल्प ही नैतिक या शुभ संकल्प है। ऐसे शुभ संकल्प को ही कांट अप्रतिबंधित और निरपेक्ष शुभ मानते हैं। उनका मत है कि ये शुभ संकल्प ही सर्वत्र और सर्वदा अपने आप में शुभ है और इसका शुभत्व देश, काल, परिस्थितियों और इससे उत्पन्न होने वाले परिणामों पर निर्भर नहीं है। इस शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को कांट स्वतः साध्य शुभ और निरपेक्ष शुभ नहीं मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस विश्व में या उससे बाहर शुभ संकल्प के अतिरिक्त ऐसी कोई अन्य वस्तु की कल्पना करना ही बहुत असंभव है जो अपने आप में और निरपेक्ष रूप से शुभ हो। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि कांट शुभ संकल्प को ही एकमात्र स्वतः साध्य शुभ और निरपेक्ष शुभ मानते हैं। परंतु यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कांट केवल शुभ संकल्प को ही शुभ नहीं मानते। वे ये स्वीकार करते हैं कि विश्व में शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी शुभ हैं। जैसे कि उनका कहना है कि ज्ञान, तर्क शक्ति, प्रतिभा, धैर्य, साहस, आत्मसंयम, सुख, स्वास्थ्य, सम्मान, धन, यश आदि सभी निश्चय ही कुछ परिस्थितियों में शुभ हैं। कांट मनुष्य के जीवन में इन सब की वांछनीयता को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और इन्हें सामान्य परिस्थितियों में शुभ भी मानते हैं। लेकिन उनका ये निश्चित मत है कि ये शुभ संकल्प की भांति स्वतः साध्य शुभ और निरपेक्ष शुभ नहीं है। ये शुभ तो है, लेकिन ये स्वतः साध्य शुभ और निरपेक्ष शुभ नहीं है। इनका शुभत्व देश, काल, परिस्थितियों और इनके परिणामों पर ही निर्भर है। इसका अर्थ यही है कि ये जो जिन वस्तुओं की मैंने अभी बात करी, उन वस्तुओं को शुभ कहा गया है, वे सर्वत्र और सर्वदा शुभ न होकर केवल सीमित रूप में ही शुभ हैं। इन सब का प्रयोग अशुभ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। जैसे स्वस्थ, साहसी और बलवान व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, साहस और बल का उपयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए कर सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपने ज्ञान और धन का दूसरों के न्याय संगत अधिकारों का हनन करने के लिए उपयोग कर सकता है। स्पष्ट है कि उक्त अशुभ उद्देश्यों के कारण स्वास्थ्य, साहस, बल, बुद्धि, सत्ता आदि को अशुभ ही माना जाएगा। इसी कारण कांट का कहना है कि शुभ संकल्प के अतिरिक्त विश्व में अन्य सभी शुभ वस्तुओं का जो शुभत्व है वो सीमित है, वो सापेक्ष है। केवल शुभ संकल्प को स्वतः साध्य शुभ और निरपेक्ष शुभ मानने के कारण कांट ने उसे नैतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व दिया है। उनका विचार है कि शुभ संकल्प ही अन्य सभी वस्तुओं के शुभत्व का मूल आधार है। इसके बिना कोई भी वस्तु शुभ नहीं हो सकती। शुभ संकल्प से युक्त होने पर ही कोई वस्तु वास्तव में शुभ मानी जा सकती है। इसी कारण कांट ने शुभ संकल्प को नैतिक दृष्टि से उच्चतम शुभ माना है ना। नैतिक दृष्टि से उच्चतम शुभ क्या है कांट के दर्शन में? शुभ संकल्प। उनका मत है कि उसी कर्म का नैतिक मूल्य है जिसके मूल में मनुष्य का शुभ संकल्प निहित है। सदैव अपने आप में शुभ होने के कारण शुभ संकल्प पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष है। उसका शुभत्व उसके परिणामों के द्वारा निर्धारित नहीं होता है। कांट का कहना है कि किसी कर्म के परिणामों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अतः शुभ संकल्प के द्वारा प्रेरित प्रत्येक कर्म शुभ है, फिर चाहे उसके कुछ भी परिणाम हो। शुभ संकल्प की इसी परिणाम निरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि शुभ संकल्प अपने परिणामों के कारण शुभ नहीं है, अपितु वह अपने आप में शुभ है। यदि दुर्भाग्य या प्राकृतिक कठिनाई के कारण इस संकल्प के कोई शुभ परिणाम नहीं निकलते और यदि अधिकतम प्रयास करके भी यह संकल्प कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, तो भी ये एक बहुमूल्य रत्न की भांति अपने ही प्रकाश से स्वयं आलोकित होगा और अपने आप में इसका महत्व पूर्ण रूपे बना रहेगा। इस प्रकार कांट के मतानुसार शुभ संकल्प अपनी उपयोगिता के कारण शुभ न होकर स्वयं अपने आप में शुभ है। इसी कारण इसे निरपेक्ष और उच्चतम शुभ माना गया है। परंतु यहाँ ये बता देना भी आवश्यक है कि कांट शुभ संकल्प को उच्चतम शुभ मानते हुए भी उसे पूर्ण शुभ नहीं मानते। उनका कहना है कि पूर्ण शुभ में तो शुभ संकल्प के साथ साथ आनंद का भी समावेश होता है। ऐसी स्थिति में कुछ आलोचकों का यह मत उचित प्रतीत नहीं होता कि कांट आनंद की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं।
तो ये था कांच के दर्शन में शुभ संकल्प का सिद्धांत। धन्यवाद।